Hello student, today we continue our topic cell organelles. सेल ऑर्गेनेल्स में प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था हमारा ER और राइबोसोम्स, ठीक है। तो अब तक हम देख लेते हैं हमारे सेल का स्ट्रक्चर कैसा था। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे उसे। तो ये था आपका क्लियर। तो ये क्या है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ओके। ये था आपका न्यूक्लियस, ये पार्ट था साइटोप्लाज्म, क्लियर। उसके बाद फर्स्ट हमने स्टडी किया था ER हमने टू टाइप्स के किए थे, स्मूथ और रफ। स्मूथ वाले कहाँ होते हैं, जो पास होते हैं किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और रफ वाले कहाँ होते हैं, जो न्यूक्लियस के पास होते हैं आपके। तो रफ वालों पर आपको राइबोसोम्स भी शो करना था इस तरह से। तो बहुत सारे बना सकते हैं वो, क्लियर। थर्ड थिंग जो हमने नेक्स्ट की थी वो राइबोसोम्स किए थे। राइबोसोम्स हमने देखा था कि फ्रीली भी अवेलेबल प्रेजेंट होते हैं आपके, और यहाँ मतलब आपके RER पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो कहीं भी बना दीजिए आप फिल करने के लिए, ठीक है। ये हम कर चुके थे। आज हम स्टडी करेंगे गोल्जी बॉडीज, या फिर आप बोल सकते हो गोल्जी एपरेटस। तो थर्ड है हमारा सेल ऑर्गेनेली, गोल्जी बॉडीज, या फिर बोल सकते हो गोल्जी एपरेटस, या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्लियर। इन तीनों में से कोई भी नेम आ सकता है आपका। थर्ड थिंग है जो आपकी तीसरा जो सेल ऑर्गेनेली है वो है गोल्जी बॉडीज, ठीक है। ये कैसे, फर्स्ट थिंग कि जो ये डिस्कवर किया था वो कैमिलियो गोल्जी ने किया था, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, उन्हीं के नेम के डिस्कवरी के बाद इनका नेम हो गया गोल्जी बॉडीज, ठीक है। तो फर्स्ट है, it was discovered by कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। अब ये है क्या, ये एक सिस्टम है ट्यूबल्स का और मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का। अब देखिए ट्यूबल्स कैसी होती हैं आपकी, ऐसी शेप में समझ सकते हैं आप, कुछ भी जो फर्दर जॉइन सा हो कहीं से भी, जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूबल्स होती हैं, और जो वेसिकल्स होती हैं वो इस टाइप से होती हैं, ठीक है। तो ये कैसा सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्यूबल्स and membrane bound vesicles arranged in parallel to each other, arranged parallel to each other in stacks called सिस्टर्न्स, क्लियर। तो देखिए क्या है कि एक सिस्टम है आपका ट्यूबल्स का और मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का, मतलब ट्यूबल्स और वेसिकल्स का एक सिस्टम है जिसको अरेंज किया है पैरेलल में, वो भी स्टैक्स में, मतलब ग्रुप में किया हुआ। जैसे कैसे, आपको समझ में आ गया ट्यूबल्स और वेसिकल्स। तो देख लीजिए आपके गोल्जी बॉडीज कैसी होती हैं, जिनको पैरेलल में किया गया है इस तरह से। ये आपकी सिस्टर्न्स हो गई, क्लियर, जो पैरेलल में होंगे आपके। तो ऐसा होते हैं आपकी गोल्जी बॉडीज। थर्ड थिंग, जैसे हमने ER डिस्कस किया था,
ER आपका absent था प्रोकैरियोटिक में, ये भी absent होता है, absent in प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्लियर? तो यही चीज़ें हैं इसकी कि absent होता है और कहाँ लाई करता है। अब लाई करने की बात करते हैं। इट लाइज क्लोज टू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के पास लाई करता है। तो बना दीजिए, जैसे यहाँ पे तो आपके बहुत सारे यही हो गए। अभी मैं आरी बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पास बनाने हैं तो इस तरह से पैरेलल में बना दीजिए आप, ठीक है, कहीं भी बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपके, सॉरी इधर नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं, गोल्जी बॉडीज। क्लियर? तो गोल्जी बॉडीज क्या है, जो नेम रखा गया वो किसके नेम पे रखा गया, साइंटिस्ट के नेम पे। क्या थे साइंटिस्ट आपके, कैमिलियो गोल्जी, उन्होंने डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नेम पे इसको रख दिया गया। कैसा होता है, सिस्टम है आपका ट्यूबेल्स का और मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का, जिनको अरेंज किया गया है पैरेलल में। देखिए जो आपके ये थे ER थे और ये, इनमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ इनको स्ट्रेट करके पैरेलल किया गया है। ओके, फिर ये प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं और लाई कहाँ करते हैं, क्लोज टू द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के पास आप बना दीजिए बहुत सारे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या करते हैं, गोल्जी का फंक्शंस क्या है, देखिए हमने बात की थी कि हमारे ER के अंदर प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज हो रहे थे, तो गोल्जी उनको क्या करता है, पैक करता है, ठीक है। तो हेल्प्स इन पैकिंग ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स synthesized by ER। जो ER ने बनाए थे आपके प्रोटीन्स और लिपिड्स, उनको पैक करने में हेल्प करता है। हेल्प करता है फॉर्मेशन में, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। जैसे हमारा ER था, उसने क्या बनाया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और गोल्जी बॉडीज, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स, इनको सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। अगर मेन बात की जाए तो ये क्या करता है, ये स्टोर करता है, हेल्प इन स्टोरिंग, प्रिपेयरिंग एंड डिस्पैच करने में। मतलब जो भी हमारे बायोकेमिकल्स हैं, जो भी केमिकल यूज़ हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, उनको स्टोर करने में, फिर उनको प्रोसेसिंग करने में, मतलब उनको स्प्रेड करने में, और थर्ड थिंग उनको डिस्पैच करने में। तो इट हेल्प्स इन स्टोरिंग, processing and dispatch of biochemicals inside and outside the cell, सेल के अंदर और बाहर। क्लियर? तो ये था हमारा कंप्लीट गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस की बात करें या गोल्जी बॉडीज, ठीक है। तो क्या थे, ये फर्स्ट डिस्कवर किए थे कैमिलियो गोल्जी ने। ओके, उसके बाद क्या है, एक सिस्टम है ट्यूबेल्स का और मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का, जिनको पैरेलल अरेंज किया गया है स्टैक में, जिसको सिस्टर्न बोलते हैं। ये एब्सेंट था आपका प्रोकैरियोटिक में, तो प्रेजेंट था यूकैरियोटिक में। लाई करता है क्लोज टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास। उसके बाद फंक्शन की बात की कि जो हमारे लिपिड्स और प्रोटीन्स ER ने सिंथेसाइज किए थे, उनको पैक्ड करता है। मतलब इसका क्या काम है, स्टोर करने का, पैक करने का और डिस्पैच करने का, मतलब रिमूव करने का, बाहर निकालने का।
जो भी बायोकेमिकल्स हैं उनको इनसाइड और आउटसाइड द सेल, ठीक है। और फॉर्मेशन करता है सेल वॉल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और लाइसोसोम्स की। क्लियर? तो ये थर्ड था आपका सेल ऑर्गेनेलीज। अब फोर्थ डिस्कस करते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है उनको डिस्कस करते हैं, कैसे होते हैं आपके। तो फोर्थ इज लाइसोसोम्स। क्लियर? लाइसोसोम्स क्या है? आपके टाइनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसे, ये फिल कर देते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो पूरी तरह से आपके डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं साइटोप्लाज्म में। तो बना दीजिए, तो ये हैं आपके लाइसोसोम्स। इनको कहीं भी बना सकते हैं आप। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। क्लियर? तो राइट डाउन करते हैं। लाइसोसोम्स आर टाइनी, मतलब बहुत छोटे हैं, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूटेड, जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया है, इवनली, मतलब बिल्कुल इक्वली किया गया है साइटोप्लाज्म के अंदर। क्लियर? तो क्या है? टाइनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इवनली इन साइटोप्लाज्म। फर्दर क्या है? इसको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी बोलते हैं। इट इज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। जो भी वेस्ट है उसको डिकम्पोज करने में, उसको डिस्पोज करने में, उसको रिमूव करने में ये हेल्प करता है। मतलब अगर वेस्ट को रिमूव कर रहा है तो क्या कर रहा है? आपकी सेल को क्लीन कर रहा है। कैसे करता है वो भी देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन क्लीनिंग ऑफ सेल। कैसे करता है? बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल। कोई भी जो बाहर की चीज़ें, चाहे वो फूड है या फिर कुछ भी है, उसको और वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज। जो भी आपके सेल ऑर्गेनेलीज घिसे हुए हैं, कटे हुए हैं, फटे हुए हैं, उनको, ठीक है, मतलब जो भी चीज़ बाहर से आई उसको डाइजेस्ट कर लेगा, आपकी सेल को बिल्कुल क्लीन रखेगा, साफ रखेगा। ठीक है, ओके। और जो भी आपके सेल ऑर्गेनेलीज थे, मतलब ये बाकी सारे, इसको छोड़ के जो रिमेनिंग 6 बचे आपके, ईआर, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्जी बॉडीज, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, उन सबको क्या करेगा? डाइजेस्ट कर लेगा। क्लियर? तो ये ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब ऐसी क्या चीज़ है इसके पास जिसकी वजह से ये इतना कैपेबल है कि हमारे जो भी मतलब सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको डिस्पोज कर देता है, डाइजेस्ट कर लेता है। तो ऐसा क्या है? इट इज़ कैपेबल of doing so with the help of डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। क्लियर? वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? वो ब्रेक डाउन करते हैं मटेरियल को और डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, so it is capable of doing so with the help of digestive enzymes which break down the material and help in digesting। और किस में हेल्प करते हैं? डाइजेस्ट करने में।
तो इस तरह से ये सेल को क्या करता है, क्लीन रखता है। ओके, तो क्या था आपका जो लाइजोम्स था, ये टाइनी होते हैं, छोटे से स्पेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, जो पूरी तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं भी बना दीजिए इनको साइटोप्लाज्म में बराबर। इट इज़ अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। जो लाइजोम्स हैं वो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, जो भी वेस्ट है उसको डिस्पोज करते हैं, रिमूव करते हैं, हेल्प करते हैं क्लीनिंग में सेल की। ठीक है, कैसे, जो भी बाहर से चीज़ आई उसको कर लेंगे, जो भी अंदर कटा पटा बचा हुआ है उसको कर लेंगे डाइजेस्ट। ओके, ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ है इनके पास, ऐसी कौन सी डिफरेंट ताकत है इनके पास जिसकी वजह से ये करते हैं, तो वो क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्लियर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनकी हेल्प से ये ब्रेक डाउन करते हैं मटेरियल को और उसको डाइजेस्ट करते हैं। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में कि जो लाइसोसोम्स हैं उनको सुसाइडल बैग्स या सुसाइड बैग्स भी बोला गया है। वो क्यों बोला गया है अभी देखते हैं। क्लियर, ओके, लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स या फिर आप बोल सकते हो सुसाइडल बैग्स, कुछ पे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों बोला गया है इनको, क्लियर, क्योंकि अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस की वजह से, कोई भी केमिकल डिस्टर्बेंस सेल के अंदर हुई है, उसकी वजह से अगर सेल डैमेज हो जाती है या फिर डाई हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, लाइसोसोम खुद से ब्रस्ट आउट हो जाएगा, फट जाता है और पूरी सेल को डाइजेस्ट कर लेता है अपने आप। क्लियर, तो क्या करता है, अगर कुछ भी केमिकल डिस्टर्बेंस होने की वजह से आपकी सेल डैमेज हो गई है या फिर डाई हो जाती है, तो लाइसोसोम्स क्या करेगा, ब्रस्ट हो जाएगा और अपनी सेल को अपने आप ही डाइजेस्ट कर लेता है। बिकॉज ड्यू टू सम chemical disturbance, if cell damaged or die, then lysosomes burst out and digest its own cell, और अपनी सेल को खुद से क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुसाइडल बैग्स क्यों बोला गया है, क्योंकि जो भी चीज़ हुई उसकी वजह से अपनी सेल को खुद ही खा जाएगा। ओके, डन। तो नेक्स्ट करते हैं हमारा 5th जो है सेल ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करते हैं, वो क्या होता है। तो 5th इज माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, इससे पहले हमने किया था कि प्रोटीन फैक्ट्री है सेल का, वो क्या थे, राइबोसोम्स। फिर हमने किया कि सेल को क्लीन कौन करता है, या सुसाइडल बैग्स क्या हैं आपके सेल के, वो क्या थे, आपके लाइसोसोम्स। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया पहले होता क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ varies of varying shape and size, मतलब बहुत अलग अलग शेप और साइजेस का हो सकता है। शेप भी फिक्स नहीं है और शेप भी फिक्स नहीं है और साइज भी। शेप में स्फेरिकल भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल शेप भी हो सकती है। ठीक है, होता कैसा है, एक डबल मेम्ब्रेन है आपका, तो जैसे ऐसे बना लीजिए उसको 2 लेयर्स में।
और फर्दर कोई भी ऐसे डिज़ाइन फिल कर दीजिए। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। इसको भी आप कहीं बना दीजिए अपने सेल के अंदर। डबल मेम्ब्रेन है आपका, तो 2 लेयर्स करके आपको इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। एक दो जगह और बना सकते हैं आप, कैसे भी, ठीक है। अब होता क्या है ये, वो तो हमने लिख लिया, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ओके, जिसके वेरिंग शेप एंड साइजेस हैं, बहुत अलग शेप और साइज का अवेलेबल है ये। इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आपकी सेल का पावर हाउस होता है, मतलब सारी एक्टिविटीज करने के लिए जो भी पावर चाहिए, जो भी एनर्जी चाहिए सेल को, वो कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से, बिकॉज इट प्रोवाइड्स ऑल नीडेड एनर्जी, जो भी जरूरत की एनर्जी है, फॉर वेरियस एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए जो भी सेल के अंदर होती है, ऑफ सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एनर्जी देता है। अब ये एटीपी क्या है, ठीक है, पहले इसके फुल फॉर्म देख लेते हैं। एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? और इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी, नोन एज एनर्जी करेंसी। जैसे हमारी करेंसी है इंडिया की रुपीस, उसी तरह से जो एनर्जी की करेंसी है वो क्या है? एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कौन प्रोवाइड कराता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला गया पावर हाउस ऑफ सेल। जो भी एक्टिविटीज़ हमारी सेल के अंदर होनी है, उन सब के लिए जो एनर्जी चाहिए सेल को, वो माइटोकॉन्ड्रिया देगा। वो भी किसकी फॉर्म में? एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। क्लियर? तो अब बात करते हैं, हमने बात की कि ये डबल लेयर्ड है। अब तक जो भी हमने स्ट्रक्चर पढ़े सब सिंगल लेयर मेम्ब्रेन थे, ये डबल लेयर्ड है, ठीक है। अभी पढ़ते हैं कैसे है और क्यों है, रीज़न क्या है डबल लेयर्ड होने का। तो मेन चीज़ थी कि ये पावर हाउस है सेल का, और जो भी नीडेड है एनर्जी, जो भी एक्टिविटी करने के लिए सेल को एनर्जी चाहिए सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए, वो सब यही प्रोवाइड कराता है। ओके, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसी का पॉइंट कि ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। सो इट हैज़ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन इंस्टेड ऑफ वन, एक के बजाय दो हैं। क्लियर? तो जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की, वो पोरस होती है, मतलब उसके वो कंटेन करती है पोर्स को, मतलब किस में हेल्प करेगी? ट्रांसफ़र करने में, जो भी पार्टिकल्स हैं इनसाइड आउटसाइड उनको, ठीक है, पोरस होती है। और जो इनर है वो फोल्डेड होती है, मतलब उसमें फोल्ड बने हुए हैं, फोल्डेड। अब जो ये फोल्डेड वाली है ये क्या करती है? ये प्रोवाइड कराती है सरफेस एरिया, किस चीज़ के लिए? एटीपी की फॉर्मेशन के लिए। ओके, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म एटीपी। एटीपी को बनाने में जो सरफेस एरिया चाहिए, वो ज़्यादा सरफेस एरिया ये प्रोवाइड कराती है सेल को। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड इसलिए होती है ताकि वो एटीपी फॉर्म करा सके ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे डिफरेंट थिंग है इसके बारे में, एक तो ये हो गया पावर हाउस है सेल का, उसके बाद
इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, जिसकी वजह से ये अपना प्रोटीन खुद सिंथेसाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है इसके पास। हमने बात की थी ना, राइबोसोम्स आपकी सेल के अंदर प्रेजेंट है RER पे और फ्रीली। ठीक है, पर ये ऐसा है इसके पास अंदर अपना सब कुछ है, तो आप डॉटेड बना सकते हो राइबोसोम्स इस तरह से, जहाँ भी आपने बनाया अगर फिल करना चाहते हो तो। क्लियर? तो इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स है, सो इट फॉर्म इट्स ओन प्रोटीन। तो जो भी रिएक्शन करने के लिए चाहिए इसको, ये सारा प्रोटीन अपने आप बना सकता है अपना। क्लियर? तो 5 हम कर चुके हैं अपने। क्या किए हमने? सेल ऑर्गेनेलिज। फर्स्ट क्या था हमारा ER, स्मूथ और रफ। ठीक है, ये बना चुके हैं। स्मूथ होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है, रफ होता है जो न्यूक्लियस के पास होता है। थर्ड हमने डिस्कस किया अपना राइबोसोम्स। राइबोसोम्स RER पे प्रेजेंट है और फ्रीली भी प्रेजेंट है। थर्ड डिस्कस किया था हमने गोल्जी बॉडीज अपनी, वो क्या थी? एक पैरेलल स्टैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट थी। ठीक है, फिर लाइसोसोम्स किया जो छोटे छोटे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर थे जिनको सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया किया जिसको पावर हाउस बोला जाता है। ओके, अब हमारे 2 रहते हैं, एक आपका प्लास्टिड और वैक्यूल्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।